हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पिछले सेशंस में 3 सेट तक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग का सेट 4 है, जो कि 29 दिसंबर 2020 में एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। पिछला सेशन जैसा कि आप देखें इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लंबा भी हो रहा है सेशन, क्योंकि 32 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कराना पड़ रहा है। तो आइए आज हम लोग फोर्थ सेट का डिस्कशन को देख रहे हैं। देखिए, फोर्थ सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, थोड़ा इसको ऊपर कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन हल्का सा कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। देखिए 72 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 36 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से रूट हटाइएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी 6 दूनी बांटते हैं 36, यहाँ से हो गया। इसका मान 0.2 हो गया और इसका वैल्यू 0.8 हो गया। इस दोनों को ऐड कीजिए तो 1 हो जाएगा। 1 और प्लस 36 हमारा 37 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है, ज्योमेट्री का है, लेकिन हल्का सा इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए सर्किल के बारे में और उसके जीवाओं के बारे में। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। तो दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, यानी एक जीवा अगर इस डायरेक्शन में है तो सेकेंड जीवा जो है हमारा इस डायरेक्शन में है। दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। तो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो एक्स वाई है और पी क्यू है, इन दोनों जीवाओं के बीच के यह दूरी जो है कितना है उसको हमको मानना है। तो मान लेते हैं सेंटर यह ओ है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगा उसको ऐड कर देना है, और यहां से यहां तक का जो दूरी होगा उसको ऐड कर देना है। जीवा के जो सेंटर है वो है। तो हम जान रहे हैं कि इसका जो त्रिज्या है कितना है, 10 है, और इस मतलब इस वृत्त का त्रिज्या 10 है, जो 0 से ओपी और ओ एक्स दोनों 10-10 हो जाएगा। इसका लंबाई जो है 12 है। जब किसी जीवा पर केंद्र से मिलाया जाता है, जब किसी वृत्त के जीवा पर केंद्र से मिलाया जाता है तो वह जीवा को दो समान भागों में बांटती है। आपको जानना चाहिए, और जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। तो जब इसका मान 12 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और नीचे वाला का मान 16 है तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यह एक हमारा क्या हो गया, या इसको पी क्यू मान लेते हैं, चाहे आर मान लेते हैं। तो ओ आर एक्स और ओ एम पी दोनों एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट आप जानते हैं, जब यह 10 है, यह 6 है तो यह 8 होगा। कैसे? पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उतना ज्यादा हम बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो कर्ण स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू इतना के स्क्वायर प्लस इतना के स्क्वायर। जब यह 6 है तो यह 8 है, ट्रिपलेट है, इजी है, बना सकते हैं। तो 8 यहाँ से हो जाएगा, और 10 है 8 है तो यह 6 यहाँ से हो जाएगा। और इसकी जो दूरी हो जाएगा आर एम का दूरी, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। तो आंसर 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग है अम्ल, 3/5 भाग है क्या, अल्कोहल, और शेष पानी है। कह रहा है यदि मिश्रण की कुल संख्या जो है 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है, इसका ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल, मान लीजिए एगो मिश्रण है, इसमें मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना लीटर है, 20 लीटर। अगर फ्रैक्शन में दिया रहता है तो एक ऐसा संख्या है, एक मतलब होता है पूर्ण मिश्रण को बोध करता है, एक मतलब पूर्ण मिश्रण को बोध करता है। ये अगर टोटल 1 है, 1 लीटर अगर मिश्रण है, जिसमें से हमारा क्या है 1/5 भाग अम्ल है और 3/5 भाग अल्कोहल यानी एसिड है। तो एक में से जो अम्ल और अल्कोहल है उसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर की मात्रा निकल जाएगा। तो वाटर की मात्रा फ्रैक्शन में निकलेगा, फिर उसको फ्रैक्शन से हम लोग लीटर में बदल देंगे। तो 1 में से इसको घटाइएगा तो 1 मतलब 1 माइनस 3 एक 4/5, यानी इसको घटाइएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 जो है पार्ट इसको फ्रैक्शन में
टोटल मिश्रण का 1/5 भाग जो है हमारा क्या निकल गया, पानी निकल गया, वाटर निकल गया। अगर टोटल मिश्रण यानी एक यूनिट का मान जब 20 है तो 1/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1/5 यानी 4 लीटर हमारा आ जाएगा यहाँ से, तो 4 लीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल देता है। इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और मेथड होता है कि तीनों का एलसीएम निकाल लिया जाता है। तीनों का एलसीएम निकाल करके तीनों का एलसीएम जो होगा वह टोटल संख्या को डिवाइड कर देगा, लेकिन हमको 3 शेष ले आना है, यानी 3 शेष लाना है तो उसमें जोड़ना पड़ता है। तो दोनों मेथड से हम इसको देखेंगे। तो पहले हम इसको मेथड से ही देख लेते हैं। इसका एलसीएम निकाल लिया जाता है, तो 144, 108 और 72 का एलसीएम जो होगा हमारा हो जाएगा 432 हो जाएगा इसका एलसीएम, और 432 जो है पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 432 जो है इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा संख्या लिखना है जिसमें 3 शेषफल बचे। तो अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 435 एक ऐसा संख्या हुआ जो टोटल से डिवाइड करने हुआ प्रत्येक दशा में 3 शेष देगा, तो हमारा आंसर हो जाए 435। इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो हम पिछले बार भी एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा था, हम आपको बताए हुए हैं। कोई भी एलसीएम एचसीएफ जब हमारा वीडियो एलसीएम एचसीएफ का देख लीजिए तो ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए टोटल में हमको दिख रहा है क्या है, 16 नामा 144, 12 नामा 108, 12 और 9 अठे बहुत है, सभी में 9 है, सभी में 9 है। अगर हम इसमें 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं तो 9 का डिविजिबिलिटी यानी जो शेषफल पर अथी होता है, फॉर्मूला होता है, कैसे उसको विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए यह जो संख्या लिखा गया है 3 ऐड करने के बाद लिखा गया है, तो इसमें से हम 3 घटा लेते हैं तो यह 432 संख्या हुआ होगा। इसमें से 3 घटा लेते हैं तो 69 हुआ होगा। इसमें से 3 घटा लेंगे तो 429 हुआ होगा। इसमें से 3 घटा लेते हैं तो हमारा 426 हुआ होगा। अब देखना है कि कौन कौन 9 से विभाजित है। हो सकता है कि एक ही में ऑप्शन आ जाए, हो सकता है कि 2 को विभाजित हो जाएगा, तो फिर हम देखेंगे सब में 4 कॉमन है, 4 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो 9 वाला अगर देख रहे हैं वैसे आप 4 से भी देख सकते हैं। 4 इसमें है, 4 12, 4 से 24, 4 दूनी 8 इससे में भी है, और 18 चूंकि 72 इसमें भी है। तो 4 से अगर देखेंगे तो यह 4 से विभाजित नहीं होगा, यह 4 से विभाजित नहीं होगा, यह भी 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 4 से विभाजन का जो रूल होता है लास्ट 2 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है। यानी यह जो है एक ऐसा संख्या बच रहा है जो 4 से विभाजित हो जा रहा है, यानी इससे भी ऑप्शन के थ्रू हम आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो दोनों मेथड से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। यह मान लीजिए फर्स्ट मेथड हो गया और यह हमारा हो गया सेकंड मेथड बाय ऑप्शन। तो जैसे आपको मन वैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति हम जानते हैं रेलवे के स्टूडेंट को उतना बढ़िया नहीं रहता है, लेकिन आपको पढ़ना होगा। बहुत जल्द त्रिकोणमिति का भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। √3 cos थीटा इक्वल टू √3, तो कोसेक थीटा और टेन थीटा का मान हमारा निकलना है। कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। जैसे इसको कोसेक थीटा में हम देख रहे हैं 1/sin थीटा है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि आप तुरंत उसको पकड़िए क्या है। टेन थीटा में क्या है, थोड़ा और नीचे कर ले रहे हैं। टेन थीटा में क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा है। टेन थीटा में क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और यानी हमारा ये कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा सेक थीटा निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, यह सेक थीटा निकल के आ गया, यानी 1/cos थीटा आ गया हमारा। और कोस थीटा का वैल्यू दिया ही हुआ है। कोस थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से √3 काट देते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू 1/√3 नहीं हो जाएगा, तो बस 1/√3 का मतलब क्या है, √3 ऊपर चल जाएगा, यानी √3 आंसर हो जाएगा। आराम से आप बना लिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमाप निकालना है। विकर्ण बराबर क्या होता है,
देखिए इसको लिखते हैं विकर्ण, आयत के विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके विकर्ण की लंबाई हमारा दे दिया कितना, 5 दे दिया है। तो अगर इसको हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो हो गया 25 हो गया, 25 हो गया। और जो हमारा क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल जो दिया है क्या दिया है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत यही ना होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे इसको लंबाई इसको चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एलबी होता है। एलबी का वैल्यू हमारा दे दिया है क्या, 300, एलबी का वैल्यू 300। तो हमके आयत के परिमाप निकालना है, यानी अगर हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं तो परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। सॉरी, तब देखिए 1 मिनट थोड़ा, हाँ तब देखिए यहाँ पे जो है कि आप देख रहे हैं एल स्क्वायर बी स्क्वायर हमको मालूम चल गया, एल बी मालूम चल गया। आयत की परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, यानी अगर हमको एल प्लस बी का अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो परिमाप निकल जाएगा। और इसमें हम देख रहे हैं एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल बी मालूम है, तो बस एक फॉर्मूला में रखिए और आंसर लाइए। देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 25 हो गया, एल बी का मान मालूम है हमको 300, तो 3 दूनी 600 हो गया, यानी 625 हो गया। और 625 का जब अंडर रूट कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और इसी एल प्लस बी को यहाँ पर 25 गुणे 2 लिख दीजिएगा तो 50 हो जाएगा, यानी हमारा परिमाप जो हो गया 50 आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा इस पर डीप लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन है, जो कि एक इजी टॉपिक माना जाता है, इजी टू मॉडरेट माना जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि मॉडरेट लेवल का जाता है या इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, ए बी और सी क्रमशः 12 घंटा माने 15 घंटा 12 घंटा 18 घंटा में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी खाली टैंक को एक साथ खोला जाता है, ए और सी को एक साथ खोला जाता है, तो टैंक को भरने में लगा समय कितना होगा। देखिए कह रहा है 3 गो पाइप दिया है, ए बी और सी, कह रहा है कि तीनों इतना 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 देर में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। यानी हमको बी से कोई रिलेशन ही नहीं है, बी को बीच में इसलिए दिया है ताकि लड़का कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो। तो ए और सी, यानी ए अगर कोई काम को टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एक ही पैटर्न पर काम करता है, ए 15 दिन में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है, और सी 18 घंटे में भर सकता है। इसका एलसीएम 90 हो जाएगा, 6 5 6 5 11, यानी ए और बी दोनों मिलकर के 11 यूनिट, ए प्लस बी मिलकर के 11 यूनिट पर आवर भरेगा। तो हमारा टोटल कितना वर्क करना है, टोटल वर्क ही निकलता है, तो टोटल वर्क 90 करना है, तो 90/11, तो आप 11 11 88 दून 90, आप देख लिए ग्रुप आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा स्लाइड कर लीजिए। देखिए ए बी क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। 463 व्यक्ति हैं जो कि एक समूह में है, जो 4 वस्तुएं जैसे वर्षा, ग्रीष्म, वसंत और शीत में अपने पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया है। यानी 463 व्यक्ति हैं, उनको 4 प्रकार की वोट देने के लिए कहा गया है। कहा गया वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले, वर्षा ऋतु को कितना 130 वोट मिले। ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु के तुलना में 53 वोट अधिक मिले, शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु के तुलना में 53 वोट अधिक मिले। तो वसंत ऋतु को 80 वोट मिले। तो इसमें से कौन से ऋतु के सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, यानी सबसे अधिक किस
मौसम में वोट मिले, मतलब किसको अधिक वोट मिले उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, केवल बना देना है। तो हम चारों ऊपर से लिख दे रहे हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और शीत ऋतु। वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वर्षा को 130 वोट मिले, वर्षा को 130 वोट मिले हैं और ग्रीष्म को 100 वोट मिले हैं। शीत ऋतु को ग्रीष्म के तुलना में 53 वोट अधिक मिले हैं। शीत ऋतु को ग्रीष्म के तुलना में 53 वोट अधिक मिले हैं, यानी अगर ग्रीष्म को 100 वोट मिले हैं तो शीत ऋतु को 153 वोट मिले हैं। तो बसंत ऋतु को 80 वोट मिले हैं। तो टोटल तो दे दिया, बस केवल उसी में देख करके बना दे रहा था, हमको लगा किसी को नहीं भी देगा, तो चारों दे दिया। तो देखिए सबसे अधिक किसको वोट मिले, तो आप देख ही रहे हैं शीत ऋतु को सबसे अधिक वोट मिले, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर DI है, क्वेश्चन है, ग्राफ में 1980 से 85 के दौरान एक उत्पाद में टन को दर्शाया गया है। तो ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न नेक्स्ट स्लाइड में है, तो नेक्स्ट स्लाइड को भी लाया जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पाद टन भार में सर्वाधिक प्रतिशत मान सर्वाधिक वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है उसका आंसर देना है। तो आइए पहले इसको देखते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है। तो यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है, 100 का वृद्धि हुआ है। यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है, तो 200 और 400, 200 का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है, तो 400 से 500 मात्र 100 का वृद्धि हुआ है और यहाँ पर 500 से 600 यानी 100 का वृद्धि हुआ है। तो किस में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है उसके बारे में बताना है। तो आप देख रहे हैं 1982 से 83, 82 से 83, 81 से 82, 82 से 83 में जो है सबसे ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है। तो जहां सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रहा है वहीं हमारा वृद्धि हो जाएगा। तो इसमें 82 से 83 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 82 से 83, जो कि ऑप्शन डी में है। आराम से बना लिए, इजी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इजी ही रह रहा है। थोड़ा सा आपको अगर जो मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं उनको परेशानी लग रहा होगा, नहीं तो ये तो खुद ही आप भी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। x/y का वैल्यू दे दिया है 4:5, तो इतना का वैल्यू हमारा ज्ञात करना है। तो देखिए x का वैल्यू 4 और y के वैल्यू 5 रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आ जाएगा। तो 5 को 20, y के वैल्यू 7×5 35, 35 20 55, ऊपर हो गया 55 और नीचे हो गया 20 माइनस 35। तो 20 में से 35 गया तो कितना हो गया, -15 प्लस, यहाँ पे 6 चौको 24 और 5 चौको 20, 7 चौको 28, 8 पचे 40। यहां से हमारा देख रहे हैं तो ये हो गया 44 और नीचे हो गया -12, 28 12 40। तो -55/12 यानी 11/-3 और प्लस 11/-3, तो 11 -22/3 हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, हल्का सा सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x + 1/x का मान 12 है, तो x² - 1/x² = 50 है। तो x के पावर 4 माइनस x के पावर 4 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और ऑप्शन पुट करके भी बना सकते हैं। देखिए इसका मान जो है सेटिस्फाइड कराने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। उससे बड़ा इजी आपको क्या दिख रहा है, x के पावर 4 और माइनस x के पावर 4, x के पावर 4 माइनस x के पावर 4 का मतलब होता है x² का होल स्क्वायर
-1/x² का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a² - b² इक्वल टू होता है a + b × a - b होता है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x² + 1/x² और x² - 1/x², यानी इसका अगर हम वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारा मान आ जाएगा। x² - 1/x², इसका मान दिया हुआ है, इसके बारे में हमको सोचना है। तो इसके बारे में सोचना है, x² + 1/x² का अगर मान निकालना है तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x² + 1/x² प्लस 2ab, यानी 2 हो जाएगा 144। तो 144 और 2 इधर जाएगा, घट जाएगा 142, यानी x² + 1/x² का मान हो जाएगा 142 इंटू x² - 1/x² का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 50, जो पहले से ही दिया हुआ है। तो यहाँ से इसका 50 रख देंगे और गुणा करेंगे तो 14 × 5 = 70, 7000 और 5 दूनी 10, 7100, 7100, यानी इसको गुणा करके भी देख लीजिए, 5 दूनी 10 और 14 × 5 = 70, 7000 हो गया, 50 दूनी 100, 7100, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी हमारे त्रिकोणमिति से है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। एडवांस मैथ से रेलवे के स्टूडेंट भागते हैं, लेकिन भागने से नहीं होगा, हमें सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेना है तो एडवांस मैथ पर पकड़ बनाना होगा। तो जैसे कल के वीडियो में जो सेट 3 का वीडियो था, उसमें हम सोचे थे कि अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एडवांस में त्रिकोणमिति ही स्टार्ट करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, त्रिकोणमिति का बेसिक लेक्चर, उसके बाद से त्रिकोणमिति का धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए हम कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जो भी त्रिकोणमिति क्वेश्चन आएगा आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है, आपको पहले भी शिफ्ट 1 में दिया हुआ था, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, cos 63 को लिख सकते हैं sin 27, यानी sin 27 और sin 27, sin स्क्वायर 27 डिग्री यहाँ से हो गया, sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा cos स्क्वायर 27 डिग्री हो गया, माइनस कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ से हमारा tan स्क्वायर 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 हो गया। इसको अगर हम देखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए फॉर्मूला होता है, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और आगे माइनस है तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, जो त्रिकोणमिति जानते हैं आराम से बना लिए होंगे, लेकिन जिनको जानते ही नहीं है, जो त्रिकोणमिति जानते नहीं है, उनको जरूरत है त्रिकोणमिति पर मेहनत करने के लिए। त्रिकोणमिति है कुछ नहीं, मेरा जो फर्स्ट वीडियो आने वाला है उसको देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कहाँ से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसके बाद से आपको त्रिकोणमिति से डर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा हम तेजी में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कल का वीडियो 1 घंटा 11 मिनट के हो गया था, सेट 3 का वीडियो, तो हम सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कम समय भी लगे और आपको ज्यादा से ज्यादा समझा भी दिया जाए, बढ़िया से समझा भी दिया जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। दोनों तरफ से कहीं से भी आने जाने की संभावना नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं तेजी में एक्सप्लेनेशन कराते हुए निकल जाए, जो कि वीडियो छोटा हो, तभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में लगेगा कि एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हुआ, और थोड़ा वीडियो लंबा ही क्यों ना हो जाए, हम 10 ही क्वेश्चन सीखे, थोड़ा समय देकर ही अगर 30 क्वेश्चन सीखना है तो सीखे, लेकिन 30 क्वेश्चन का टाइप अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो हमें छूटना नहीं चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है, बनाते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मानिए आप यह पोल है, क्या है, एक पोल है। पोल की लंबाई मतलब जो होता है, पोल की लंबाई जो होता है, लंबाई इससे हाइट
जो होता है उसको माना जाता है, लेकिन उसका जो चौड़ाई होता है उसको जीरो मान लिया जाए। पोल हो, आदमी हो, उसका चौड़ाई से कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करे, तो उस कंडीशन में रेलवे प्लेटफॉर्म की पार जो लंबाई होता है उसका ट्रेन की लंबाई दोनों दूरी जुड़ जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर सपोज दैट यह रेलवे प्लेटफॉर्म है, कोई ट्रेन इतना लंबा ट्रेन है, वह आ रहा है, इसको पार करना है, तो यहां से आएगा तब से समय काउंट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पहुंचेगा तो खत्म नहीं होगा। इसको पार करते हुए अपने पूरा लंबाई जब यहाँ तक पार कर लेगा तब सब उसका दूरी माना जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म की दूरी और ये जो ट्रेन की दूरी है जुड़ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पोल की जो दूरी है निग्लिजिबल माना जाता है। तो आपको सिंपली जानना है कि जो चाल है और जितना समय है, जिस चाल से सपोज दैट यह पोल हो गया, इस जगह से एक ट्रेन यहाँ आया और उसको पार करते हुए इधर निकल जाना है, तो जो स्पीड है और टाइम का जो मल्टीपल होगा, दूरी होगा, और वही दूरी ना इस ट्रेन का लंबाई होगा। जैसे कि यह ट्रेन है, इसका लंबाई कुछ भी हो, इसका स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा में किसी पोल को पार कर रहा है, तो 10 किलोमीटर का यह होगा। लेकिन 10 किलोमीटर जनरल ट्रेन होता नहीं है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा। यानी जो यह दूरी निकालना होगा वही दूरी हमारा ट्रेन की लंबाई होगा। तो दूरी के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, तो चाल गुणे समय होता है। तो मात्र इसमें डिस्टेंस निकाल देना है। डिस्टेंस किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। तो उससे मतलब नहीं है, मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, समय हमारा मिनट में दिया है, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना है, घंटा में हो जाएगा। यह जो दूरी आएगा हमारा किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। उसमें 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मीटर में आ जाएगा, यानी 1.5 किलोमीटर। लेकिन हमको मीटर में लिखना है तो 1500 मीटर। आप जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऊपर कर दिया जाए। इसको इजी है, केवल हल्का सा कैलकुलेशन कर देना है। देखिए का का मतलब होता है गुणा, यानी 1.44 गुणा 1/0.24 यही है। यहाँ से डबल जीरो ऊपर बैठेगा, यहाँ से डबल जीरो नीचे बैठेगा, यानी डबल जीरो से डबल जीरो। इसीलिए कहा जाता है जब बटा में दशमलव में, जब कभी भी दशमलव में कभी भी क्या रहे, दशमलव ऊपर और जितना अंक के बाद ऊपर दशमलव रहे, जितना अंक के बाद नीचे दशमलव रहे, तो वो दोनों दशमलव एक दूसरे से कट जाता है। तो देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 छक्के 124, 2 छक्के 12, 6 चौको 24, यानी 6 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। केवल हल्का सा कट कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 22.5% घटाई जाती है तो इतना रह जाती है। इस तरह के क्वेश्चन बताने के लिए हम आपको परसेंटेज में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल फंडा बताएंगे। परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में तोड़िए, यानी 44 से 45/2 गुणे 100, यानी जो ये है 45/200। इसको हम लिख सकते हैं 5 9 45 है, 5 20 100, यानी 9/40। इसका मतलब हो गया 9/40। कोई संख्या 100% अगर 40 है तो उसका 9/40 घटाया जाता है। तो घटाने के बाद 1, आप जानते हैं फ्रैक्शन में किसी भी चीज का पूर्ण मान 1 होता है। अगर 1 में से इसको 9/40 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 31/40 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा दे दिया है 217 है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 1 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो गुणे 4/31, तो 7 मार्च में और 7 को 28, 280। आंसर इजी है, हल्का सा केवल कैलकुलेशन है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर लेना है, आसानी से आप कर सकते हैं। का मतलब होता है गुणा, जनवे करते हैं, इसको काट देंगे। सबसे पहले का काम होता है, यानी 2/5, अंदर से 2/5 माइनस 1/5, तो कितना बच जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू हमारा निकल के 1/5 आ गया। अब माइनस इसका वैल्यू 11/5 आ गया। प्लस इसका हम देखेंगे
तो जब गुणा होता है तो ऊपर और नीचे मतलब कि डिवाइड हो जाता है, यानी 6/5 इसको गुणा के टर्म में निकल जाता है, 5/4 कर देंगे, 5/4 यानी 3/2 यहां से निकल गया 3/2। अब देखिए 11/5 इसको करेंगे तो मात्र 2 हो जाएगा, यानी यह 10/5 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, और प्लस 2 और 3/2 तो 7/2, और 7/2 ही हमारा किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। बस देखिए एनटीपीसी में देखा गया है जितना भी सिंप्लीफिकेशन पर है 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से डाला गया है, त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन जो कि इजी है, सब डाला गया है। तो इस पर आप लोग पकड़ के बनाने का प्रयास कीजिए। वैसे हम वीडियो आप लोगों के लिए सभी चैप्टर के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कह रहा है, तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखिए आसानी से इसको कर सकते हैं, फॉर्मूला से ही, ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला से इजी से हो जाएगा। अमाउंट बराबर आप जानते हैं P × 1 + R/100 के पावर n होता है। अमाउंट बाई अगर P कर देते हैं तो इतना हो जाएगा। तो देखिए अमाउंट कितना हो गया 36,000, और हमारा मूलधन कितना हो गया 25,000, इक्वल टू 1 + R/100 के पावर 2, 000 से 000 कट गया, यानी 6/5 इक्वल टू 1 + R/100 हो गया। ये स्क्वायर रूट इधर आ गया इसलिए, तो 1 घटाएंगे यानी 1/5 इक्वल टू R/100 हो गया। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 20%। बस वही हमारा 20% हमारा मान पूछ रहा था, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। जिनको ज्यादा दिक्कत है तो सबसे पहले अपने चैप्टर पर पकड़ बनाने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि बोला जाता है अगर आपको 10 दिन समय दे दिया जाए, उसमें एक पेड़ को काटना हो, 10 दिन का समय हो, एक पेड़ का काटना हो, और एक मुरझाया हुआ तलवार दे दिया जाए जिससे मैंने आरी से जिसे काटना हो, तो सबसे पहले आप 9 दिन उस तलवार को पिजाने में लगा दीजिए और 1 दिन में पेड़ को काट दीजिए। उसी तरह अगर आपके पास 2 मंथ समय है तो सेट बनाइए, सेट का डिस्कशन कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ हर चैप्टर को मजबूत करने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात करना है। देखिए एगो बेलनाकार टैंक है जिसका क्षमता इतना है, क्षमता का मतलब होता है आयतन, बेलन का आयतन हमारा क्या होता है πr²h, जिसमें r का वैल्यू दे दिया है, h का वैल्यू निकालना है। देखिए जैसे बेलन आप देख सकते हैं, बेलन की फिगर को हम निकाल रहे हैं, यही है हमारा सिलेंडर है ये, इसको कहते हैं। तो देखिए सिलेंडर देख लिए, तो उसी तरह अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसके क्षमता का मतलब हो गया इसमें कितना लीटर सामान आ सकता है, यानी इसका आयतन, और बेलन का आयतन हम जानते हैं πr²h होता है। πr²h का वैल्यू 6160 दिया हुआ है। व्यास हमारा 14 दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 28 दिया तो त्रिज्या 14 हो जाएगा। तब पाई का मान 22/7 यानी 14 × 14 × h इक्वल टू 6160। बस हमको निकाल लेना, 7 दूनी 14, देखिए 11 दूनी 22, 11 से काटिएगा तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 14 × 4 = 56, 40 और 2 × 2 = 4, यानी h जो है हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस वही हमारा 10 वैल्यू निकाल लेना था, आंसर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा सीआई से क्वेश्चन, साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। तो देखिए 5,000 की धनराशि है जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपया हो जाएगा। 5,000 की राशि है, 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जा रहा है,
तो कितना समय में 1500 रुपया हो जाएगा, यानी ब्याज हमारा कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। तो देखिए इसको आप देख करके भी बना सकते हैं, 10 पचे 50, यानी हमारा कितना रुपया मिलेगा, 10 पचे 50, यानी 500 रुपया, 500 ब्याज की राशि 1500 हो जाएगा, ब्याज की राशि 500, यानी एक वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में ब्याज मिलेगा 500, तो कितना समय में 1500 मिलेगा, तो 3 वर्षों में, तो हमारा 3 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो ब्याज जो समय बराबर होता है, टाइम बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। तो ब्याज हमारा 1500 कर रहा है, ब्याज की राशि कह रहा है कितना समय 1500 हो जाएगा। अगर कहता है टोटल राशि 1500 हो जाएगा तो यानी मिश्रधन हो जाता है, यह हमारा क्या है, यह ब्याज है केवल। तो 1500 गुणे 100 और मूलधन हो गया 5000 और गुणे दर जो है हमारा 10% हो गया। 000 से 000, E0 से E0, 5 3 15, 3 ऐसे भी आ गया। आपको जैसे मन वैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर त्रिकोणमिति से आ गया। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एडवांस मैथ से आपको नहीं हटना पड़ेगा, एडवांस मैथ से आपको दूर नहीं जाना होगा, एडवांस मैथ से आपको भागना नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन लोग देखते हैं कि साइन कोस टेन इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, जिनको वैल्यू मालूम है तुरंत बैठा देंगे। 4 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी 1/4, प्लस 3 इंटू कोट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3, और 2 इंटू टेन 45 का वैल्यू होता है 1, इसका 1/√3 हो जाता है, लिख दे रहे हैं यहीं पे, इसका 1/2 हो जाता है। तो देखिए इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, तो 112 प्लस 2 यहां से हो गया और -2 ई हो गया, 112 हो गया और उसमें -2 घटाएंगे तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और संख्या का अनुपात जो है 3:5:2 के अनुपात में है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तीन संख्या के गुणनफल का अनुपात इतना है और तीनों संख्या के जो रेशियो दे दिया है इतना है, तो तीनों संख्या बड़ी संख्या है। तो हम जानते हैं, आराम से इसको लिखेंगे, इजी से बन जाएगा। अगर इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 2x, तीनों को मल्टीपल करेंगे तो 5 3 15 दूनी 30, 30x³ का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है, 10,290। तो इसको काटिए, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 3, यह किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है, 7 से 49 होते 343, यानी 7 का क्यूब है, यानी x का वैल्यू हमारा 7 आ गया है। तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 के रेशियो में है, तो 5 से 35 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को, आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक दुकानदार है, उसको एक वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो देखिए इसका सिंपल सा फंडा है, कोई दुकानदार है वह 360 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रहा है, यानी हानि के मतलब माइनस होता है, यानी क्रय मूल्य का वह 90% पर बेच रहा है। अगर वह 100 रुपए में खरीदा होगा तो 90 रुपए में बिक्री करेगा, तब न जाकर के उसको 10% या 10 रुपए की लॉस हो रहा है, यानी 90% की वैल्यू हमारा कितना दे दिया है, 360। तो कह रहा है 100 की वस्तु कितना में बेचना चाहिए कि 30% के लाभ हो, तो 130 यूनिट पर बेचना चाहिए। तो 90 यूनिट के मान 360 बटा 90, तो हमको 130 यूनिट के वैल्यू मालूम करना है। तो 9 चौको 36, 13 चौको 52, 520, इसको आप आसानी से इसे बना सकते हैं। वैसे भी बेसिक फार्मूला से बनाइएगा, बहुत माने थोड़ा कैलकुलेशन का बनाना पड़ेगा, आसानी से देख लेना है। सब कोई वस्तु को खरीद बिक्री करता है, सब कोई को लाभ हानि होता है। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है जो सबके जीवन में आता है। जैसे आपसे कह रहे हैं कि आप 360 पे कोई वस्तु बेच रहे हैं तो 10% की हानि वाली है, या हम आपसे कह रहे हैं कि कोनो वस्तु आप 10% के हानि के मतलब हो गया आप 90% पर बेच रहे हैं। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं, ज्यादा समय क्या जरूरत है देने के लिए, एक्सप्लेनेशन डिस्कशन हो रहा है।
क्वेश्चन की संख्या 30-32 है। समय ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 मिनट में हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चल जाता है हमारा 1 घंटा के आसपास। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का रेशियो इस अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात इतना के अनुपात में हो जाता है। तो कह रहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, उसके बारे में हमें पता करना है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। अनुपात अम्ल 3x और अल्कोहल 2x है। क्या मिलाया जाता है? 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जा रहा है। सॉरी, ऊपर न अम्ल है। देखिए सबसे पहले एसिड और अल्कोहल। एसिड का मान कितना दे दिया है हमारा? अम्ल 3x है और अल्कोहल कितना है? 2x है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? तो ऐड कर रहे हैं प्लस 10 लीटर अल्कोहल मिला रहे हैं। तो नया जो रेशियो हमारा कितना निकल के आ रहा है? नया रेशियो निकल के आ रहा है 3:5। बस यहाँ से x का मान निकाल लीजिए और x के मान जो निकालिएगा तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? तो अम्ल हमारा 3x के टर्म में, उसमें 3 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं तो 15x और यहाँ से देख रहे हैं 6x प्लस 30। तो 15x में 6 9x, 9x इक्वल टू 30। तो x के वैल्यू बाई 9, तो हमको x का मान हो गया 30/9। तो हमसे क्या पूछ रहा है? और अम्ल की मात्रा यानी 3 के रूप में है। तो 3 से 3 और 10 यानी 10 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन ज्योमेट्री का फिगर देख करके लोग छोड़ देते हैं। दिए गए चित्र में ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें केवल आपको कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसी प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द ज्योमेट्री घूमता है। दिए गए चित्र में PQ और PQ जो ये PQ है और OQ है। त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है। APQ जो त्रिभुज है इसके परिवृत्त की त्रिज्या है। यह दोनों त्रिज्या है। यह जो परिवृत्त है, जो वृत्त है, इसका त्रिज्या है यह। तो इससे जो डिस्टेंस यानी E और E आपस में बराबर हो जाएगा। यदि PAQ 38 डिग्री है, PAQ 38 डिग्री है, तब PQO इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं परिवृत्त की जो कोण होता है, परिवृत्त जिस पर बनता है वह इस कोण का दुगुना यहाँ पे बनता है। परिवृत्त के अंदर जो सेंटर होता है इस कोण का दुगुना, यानी यहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 76 डिग्री। और यह दोनों आपस में बराबर होता है। अगर हम मान लीजिए यह त्रिभुज है, यहाँ पे 76 डिग्री आ गया हमारा और यह एक दूसरे के आपस में बराबर है, तो ये जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं वाले सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह दोनों बराबर है तो इसके सम्मुख कोण थीटा दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 2 थीटा। यहाँ से 2 थीटा प्लस 76 डिग्री के वैल्यू हमारा कितना हो जाता है? 180 डिग्री। यह एक त्रिभुज के रूप में है 180। तो 180 घटा देंगे यानी 104 और 104 के मतलब हमारा कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। तो हमारा इस कोण का मान पूछ रहा है तो 52 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 250 से 1000 तक की कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो? तो 5, 6, 7 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा 6 पर 3 27 210। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 250 से 1000 के बीच में जो पूरा विभाजित हो? तो हम देख रहे हैं कि 21 दूनी 42 यानी फर्स्ट नंबर 420 होगा जो इससे विभाजित होगा। उसके बाद से फिर 630 होगा जो इससे विभाजित होगा। अगर मान लीजिए यह तो आप एक और को निकाल कर भी चेक कर सकते थे, लेकिन
अगर आपको कुछ लंबा टर्म जाना हो तो आप एपी के फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो 1000 से वैसे हम 21 63 21 को 84 21 25 105 मात्र 3 ही ऐसे संख्या है। 840 तक जो है कि विभाज्य हो जाएगा और उसके बाद से 210 जब आगे जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अनविभाज्य हो जाएगा। तो इसके पहले एपी के फॉर्मूला पर दिया था कि टीएन का मान यानी कितना टर्म होगा बीच में। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म निकाल लिया जाता है, लास्ट टर्म निकाल लिया जाता है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन इसको आप आराम से ऑप्शन देख करके ही और इसको अंक देख करके ही बना दिए, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगो टेनिस मैच का खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 गो मैच जीता, 12 गो मैच हार गया और 3 गो मैच ड्रॉ रहा। तो अपने करियर में हारने वाले मैचों की भिन्न क्या है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो टोटल कितना मैच खेला, 12 5 17 3 20 मैच खेला, उसमें से हारा कितना है, तो 5 मैच 12 मैच हारा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3:4 5 3:5। जो नेक्स्ट पेज में इसका ऑप्शन होगा 3:5। नेक्स्ट है 3:5 आपको विजिबल हुआ है, थोड़ा इधर करके दे दे रहा है, 3:5 डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। दो संख्याओं का लघुत्तम समपर्थक 156 है, उनका महत्तम समपर्थक 26 है, एलसीएम 156 और एचसीएफ 26 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 हो, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 26 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए अगर इसको आप मेथड से बनाते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बता रहे हैं, कोई भी जो संख्या होता है ना, संख्या का तो वैल्यू दिया नहीं है, एक्स और वाई के रेशियो में मान लेते हैं संख्या है। कोई भी संख्या जब जिस रेशियो में होता है उसको उसके मौसर से अगर गुणा कर दिया जाता है, अगर मान लेते हैं मौसर एच है तो संख्या एच एक्स और एच वाई हो जाएगा। मौसर 26 है तो संख्या 26 एक्स और 26 वाई के फॉर्म में हो गया, इस संख्या हो गया। और इसका अंतर दिया है, क्या दिया है, अंतर दिया है, तो अंतर 26 दिया है, यानी 26 अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 26 एक्स माइनस 26 वाई, तो एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू क्या दिया है, 26 दिया हुआ है। तो एक्स माइनस वाई के वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। इसी तरह हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा लॉसा इंटू मौसा, यानी अगर हम यह दोनों संख्या है तो इसका संख्या यह हो गया, संख्या यह हो गया। अगर एचसीएफ एच है तो जो एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं का जो को प्राइम फैक्टर का मल्टीपल यानी एच एक्स वाई होता है। जब आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो इस मेथड से बताएंगे, इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। यानी एच एक्स वाई के वैल्यू, एच एक्स वाई के वैल्यू यानी 26 इंटू एक्स वाई के वैल्यू हमारा कितना दे दिया है, तो 1 इक्वल टू 156। तो यहाँ से एक्स वाई के वैल्यू हमारा 26 से 156 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 26 छके 156, 6 यानी एक्स वाई 6 हो गया और एक्स माइनस वाई 1 हो जाएगा। तो कौन ऐसी संख्या है, तो इसको 3 और इसको 2 मान लेते हैं, 3 और 2 मान लेते हैं तो 3 दूनी 6 और घटा देंगे तो 1, यानी x के वैल्यू यहाँ से हमारा 3 निकल के आ गया और y का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो दोनों संख्याओं का योग कह रहा है, तो संख्या का योग अगर पूछ रहा है तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 26 गुणे 3 और प्लस 26 गुणे 2, यह हमारा संख्या हो जाएगा। क्योंकि हम बता दिए कि जो एचसीएफ होता है और x का जो को प्राइम फैक्टर का होता है उसका मल्टीपल कर देते हैं तो संख्या निकल जाता है, तो ये हमारा संख्या हो जाएगा। इसका योग पूछ रहा है तो 26 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 रूट 5 हो जाएगा और 5 और 36 26 पचे 20 पचे 100 और 6 पचे 30 यानी 130 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते थे, एक और मेथड आपको बता रहे हैं लेकिन उसका टोटल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस साइड में कर दे रहे हैं। सेकेंड मेथड
थोड़ा लंबा हो जाएगा। सेकेंड मेथड कह रहा है, मान लेते हैं संख्या a प्लस बी है। संख्या क्या है? a प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है? दो संख्याओं का योग 26 है। सॉरी, a माइनस बी का वैल्यू दिया है। a माइनस बी की वैल्यू कितना दे दिया है? 26। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। यानी a गुणा b का अगर हम वैल्यू कहें तो हमारा 156 गुणे 26 हो जाएगा। तो अब हमको बोला दोनों संख्या का योग यानी a प्लस बी का मान हमको निकालना है। तो a प्लस बी का मान निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, यानी रूट अंडर a माइनस बी यानी 26 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए का वैल्यू और ab का वैल्यू हमारा 156 और गुणे 26। अब कीजिए, अब इस टोटल को मल्टीपल कीजिए, इसका स्क्वायर निकालिए, जोड़िए, स्क्वायर रूट निकालिए, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इसलिए यह मेथड जो है हमारा सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़िएगा, कुछ लोग इससे बनाते होंगे तो सही है, और नहीं तो एलसीएम एचसीएफ पढ़िएगा तो उसमें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समपर्थक 156 है, उनका महत्तम समपर्थक 26 है। सॉरी, एक ही क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया है। 130 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केवल यही संख्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या है? a प्लस बी 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 12 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं इसको वैल्यू पुट करने में थोड़ा डिफिकल्टी है, तो आराम से इसका हम ए बी अगर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा। यहां से अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर फॉर्मूला देखें तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी अगर a प्लस बी हमको मालूम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम है, अगर ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हो जाएगा। तो अगर इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो स्क्वायरिंग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका वैल्यू 64 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के मान हमारा दे दिए 12 इधर जाएगा घट जाएगा, 2ab इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2552। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 26। तो ए प्लस बी यानी 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू दे दिया है 12, अब माइनस 12 माइनस यहाँ पर माइनस है ए बी के वैल्यू कितना आ गया 26। तो इस तरह से देख रहे हैं निगेटिव हमारा मान होगा, निगेटिव में भी 2 है। आइए यहाँ घटा करके देखते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा -14 गुणे 8, 14 बटे 112 हमारा आंसर -112। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी क्वेश्चन लगभग 1 घंटा का वीडियो हो ही जा रहा है, कितना भी तेजी किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि फास्ट ठीक है या फिर अपने थोड़ा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट ही हो वही ठीक है। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 5 और 9 1 10 हो जा रहा है, इसको ऐड कर रहे हैं तो 10 हो जा रहा है, यानी 20 डिवाइड करेंगे 20 इंटू इसको करेंगे तो इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 2 4/10। 4/10 का मतलब हो जाता है 2/5। यहाँ से 2/5 निकल के आ गया, अब प्लस 3, 5 चौको 20 4 दूनी 8 प्लस 3 11 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है तो शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। तो घोल में नमक की मात्रा कितना है उसको निकालना है। देखिए क्वेश्चन इजी है। 10 लीटर जो है घोल है, 2 लीटर पानी वाष्पित कर जाता है, कितना बचा 8 लीटर। 8 में कितना परसेंट नमक है 6%। 6% का मतलब 6/100 यानी 0.48 नमक का मात्रा है, 0.48 नमक का मात्रा है।
तो कह रहा है कि 10 लीटर घोल में 8 छके 48 बटा 100 0.48। तो कह रहा है कि 10 लीटर घोल में का 0.48 कितना हुआ, तो 4.8% हुआ, यानी 4.8%। 1 लीटर में इतना, तो 10 से मल्टीपल करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, 4.8। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण करने में 40 दिन में कर सकते हैं। 30 श्रमिक कर रहे हैं तो 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिक को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए मैन इंटू डे कर दिया जाता है, तो टोटल वर्क यूनिट में निकल जाता है टोटल वर्क। तो कह रहा है कि 30 श्रमिक 40 दिन में कर सकते हैं, यानी 1200 यूनिट हमारा काम करना है, 1200 यूनिट वर्क करना है। 75 श्रमिक को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं वर्क इजकल टू मैन इंटू डे होता है। तो जब हम मैन को डिवाइड यानी वर्क बाई मैन कर देंगे तो डे निकल जाएगा, यानी डे निकल जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो 1200 काम करना है और 75 व्यक्ति अगर मिल करके कर रहा है तो कितना समय, तो 25 75, 25 चौको 100 और 4 3 चौको 12, 4 चौको 16 दिन। तो 16 दिन में काम हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आज हम लोग लगभग कितना मिनट हुआ, 56 मिनट में टोटल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप भी जानते हैं कि यह एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होने वाला है। तो जो भी व्यक्ति सेट इसका बना रहे हैं उसको वह एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास कीजिएगा। यह सेशन को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और मैं तुरंत नया वीडियो आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर सकूं, जो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में जो एक पुल का काम करे, जो सफलता के लिए बीच मार्ग का या पुल का कार्य करे, वह एक इस वीडियो को साबित किया जा सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद।